In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praises and thanks are due to Allah. Blessings and peace be upon His messenger. My dear students, we are going to start unit number 8. This is the unit 8 according to the STEP SOS, not according to the UHS. So this unit is divided into two parts. In this lecture, we will cover its first part. In the first part of unit 8, the topics that we will cover, first of all, we will cover magnetic flux, then we will discuss Faraday's law of electromagnetic induction, then we will discuss Lenz's law, then we will discuss transformer, and then we will move to alternating current, and finally we will discuss peak and RMS values of AC. So let's start with the first topic, that is magnetic flux. मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी. अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया. उनको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद को हम नाम देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का. और अगर इसको मैथमेटिकली लिखा जाए, मैग्नेटिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर. एरिया यहाँ पे वेक्टर जो है इसका सेम कॉन्सेप्ट है जो हम चैप्टर 12 में पढ़ते हैं एरिया को वेक्टर बनाने का, कि किसी भी अगर प्लेन ऑब्जेक्ट को वेक्टर एरिया में कन्वर्ट करना है तो उस प्लेन ऑब्जेक्ट के ऊपर हम नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करके उसको जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं वेक्टर एरिया में. इस डॉट प्रोडक्ट को अगर ओपन किया जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा. थीटा यहाँ पे एंगल क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड द वेक्टर एरिया. तो इसको अगर हम एनालाइज करें, हमारे पास अगर थीटा की वैल्यू 0 ले लें तो उसके करस्पॉन्डिंग ये सिचुएशन में अगर हम बात करें वेक्टर एरिया इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम पास करेगा. इसी सिचुएशन को हम जो है वो डिफरेंट वर्डिंग में इस तरह भी स्टेट कर सकते हैं कि इफ द प्लेन ऑफ द एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. अगर आप यहाँ पे देखें, हमारे पास जो प्लेन ऑफ द एरिया है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है. तो अगर प्लेन ऑफ द एरिया को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा जाए तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आएगा, मैक्सिमम ही आएगा. नेक्स्ट अगर हम देखें वेक्टर एरिया जो है उसको परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के रखें तो हमारे पास फ्लक्स 0 आएगा विच इज द मिनिमम फ्लक्स. और अगर किसी एंगल पे रखें तो उसके करस्पॉन्डिंग बी ए कॉस ऑफ एंगल थीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. अब स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर हमें पूछ लिया जाए एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द एरिया एंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो याद रखिएगा इस वाले फॉर्मूले से हमारे पास जो थीटा आया करेगा वो वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल होगा. अगर हमें मालूम करना हो प्लेन ऑफ द एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल, तो हम क्या किया करेंगे, यहां से पहले थीटा मालूम करेंगे, उसके बाद उस थीटा की वैल्यू यहां पे पुट करके हम अल्फा की वैल्यू एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द एरिया और मैग्नेटिक फील्ड मालूम कर लिया करेंगे. मिसाल के तौर पे इस क्वेश्चन में हमारे पास है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया विल बी हाफ ऑफ मैक्सिमम. मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या दी गई है, इट इज हाफ ऑफ मैक्सिमम. तो मैक्सिमम फ्लक्स का हाफ, मैक्सिमम फ्लक्स क्या होता है, इट इज बी ए डिवाइडेड बाय 2. इस फ्लक्स की जगह पे हम पुट कर देंगे बी ए कॉज ऑफ एंगल थीटा. तो यहां से जब थीटा के लिए सिंप्लीफाई करेंगे, बी ए दोनों साइड्स पे कैंसिल हो जाएगा. थीटा की वैल्यू यहां से हमारे पास जो आएगी दैट विल बी 60 डिग्री. कॉज इनवर्स ऑफ 1/2 विल बी 60 डिग्री. लेकिन चूंकि उसने पूछा है एंगल बिटवीन इफ द प्लेन ऑफ द एरिया मेक्स एन एंगल ऑफ डैश विद द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब उसने हमसे जो पूछा है दैट इज अल्फा. तो अल्फा यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी 90 माइनस थीटा की वैल्यू 60, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इट विल बी 30 डिग्री. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, इट विल बी 30 डिग्री. इसी से रिलेटेड आप प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं. फाई जो है वो √3/2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स लेके जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड. सिमिलरली फ्लक्स जो है उसको 1/√2 टाइम्स लेके भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. नेक्स्ट अगर हम यूनिट्स की बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट स्टूडेंट वेबर होते हैं. वेबर को फर्दर अगर बेस यूनिट्स में एक्सप्रेस करना हो तो फाइनल बेस यूनिट्स वेबर जो है वो बराबर होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर. और अगर हम इसको जो है वो टेस्ला की जगह पे सिर्फ न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर पुट करके देखें तो ये भी इसके यूनिट्स बनते हैं. दीज कैन बी आस्क्ड इन द एमसीक्यूज. अगर हम इसके बात करें नॉन एसआई यूनिट्स की, एसआई यूनिट्स तो वेबर है, नॉन एसआई यूनिट्स में मैक्सवेल आते हैं विच आर मोस्ट प्रोबेबली द सीजीएस यूनिट्स. और वेबर और मैक्सवेल का रिलेशन हमारे पास आता है 1 मैक्सवेल
1 वेबर इज इक्वल टू 10 टू रेस पर 8 मैक्सवेल। यहाँ से मैक्सवेल की वैल्यू निकालेंगे तो इट विल बी 10 टू रेस पर माइनस 8 टेस्ला। और अगर हम फ्लक्स डेंसिटी की बात करें तो बी, जिसको मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमने नाम दिया था, उसी को हम फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से बी के यूनिट हमारे पास वेबर पर मीटर स्क्वायर भी आ सकते हैं। लेट्स सॉल्व वन मोर एमसीक्यू। कहता है जी द मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज 40 I hat minus it is 18 K hat actually Weber per meter square. How much flux passes through 5 centimeter square area? ये हमें एरिया दिया हुआ है, एरिया की मैग्नीट्यूड है। इफ द लूप लाइज फ्लैट इन एक्स वाई प्लेन, तो स्टूडेंट्स हमारे पास लूप जो है वो एक्स वाई प्लेन में पड़ा हुआ है। अगर लूप एक्स वाई प्लेन में है तो उसका वेक्टर एरिया जो है वो उसकी डायरेक्शन विल बी अलोंग जी एक्सिस, और वेक्टर एरिया अगर जी एक्सिस के अलोंग है तो इट मींस दैट मैं एरिया को लिख सकता हूं 5 इंटू 10 टू रेस पर माइनस 4, जो कि एरिया की मैग्नीट्यूड गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर दैट विल बी अलोंग के हैट। तो ये मेरे पास एरिया वेक्टर आ गया। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर मुझे दिया हुआ है, मैं बी डॉट ए से मालूम कर सकता हूं फ्लक्स, जबकि बी डॉट ए को यहां पे मैं लिखूंगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। तो स्टूडेंट्स ये बुक वाली एग्जांपल ही है, इसमें जब आंसर आएगा हमारे पास दैट विल बी माइनस 90 इंटू 10 टू रेस पर माइनस 4, लेकिन फ्लक्स चूंकि हम नंबर ऑफ फीड लाइंस की टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं तो हम उसका नेगेटिव साइन इग्नोर करेंगे। हमारे पास आंसर जो है वो अल्फा यहाँ पे बन जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियसली इन द चैप्टर नंबर 12 वी हैव स्टडीड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हमने पढ़ा था चार्जेस एट रेस्ट को। चैप्टर 13 के अंदर हमने पढ़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हमने पढ़ा था चार्जेस इन मोशन और उससे रिलेटेड मैकेनिज्म्स को। उसके बाद चैप्टर 14 के अंदर हमने देखा कि ओरेस्टेड ने डिस्कवर किया था कि हमारे पास करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट्स के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो हमने चैप्टर नंबर 14 के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर्स के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड्स जो पैदा हो रहे थे, उनकी स्टडी थी। अब हमारे पास माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी जो थे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिनोमिना की रिवर्स डायरेक्शन में सोच रहे थे। इन 1831 उन्होंने डिस्कवर किया कि अगर हमारे पास करंट कैरिंग बॉडीज के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड्स एग्जिस्ट करते हैं तो इससे जो रिवर्स प्रोसेस है वो भी पॉसिबल था। और उन्होंने डिस्कवर किया कि व्हेनेवर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद अ क्लोज सर्किट्स चेंजेस, दैट इज इसको हम नाम देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का भी। तो जब भी किसी सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, उन्होंने डिस्कवर किया एंड ईएमएफ एंड अ करंट इज इंड्यूस्ड, दिस ईएमएफ वाज नेम्ड एज इंड्यूस्ड ईएमएफ, द करंट वाज नेम्ड एज इंड्यूस्ड करंट, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना डिस्कवर किया था। इस चैप्टर के अंदर वी विल डिस्कस इन डिटेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को और उससे रिलेटेड फिनोमेनास को। अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास पैदा हुई थी, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ से रिलेटेड चंद एक की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डिटर्मन्स इट्स वैल्यू। स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अगर हमें एमसीक्यू में पूछ ले कि इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होने की वजह क्या है, तो हम वहां पे जो ऑप्शन चूज करेंगे दैट विल बी चेंज इन फ्लक्स। लेकिन अगर हमसे पूछ ले कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है उसकी वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करती है, तो स्टूडेंट्स उस केस में हम नाम देंगे, उस केस में हम ऑप्शन जो चूज करेंगे दैट विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। सो दीज टू आर सेपरेट थिंग्स। अगर हमसे पूछेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो पैदा किस वजह से होती है, तो दैट इज चेंज इन फ्लक्स। और अगर हमारे पास पूछेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैग्नीट्यूड, तो उस केस में हम चूज करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। सेकंड की पॉइंट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट or the resistivity of the wire used in the circuit. This is very important. अगर हमें एमसीक्यू में पूछ ले कि इंड्यूस्ड ईएमएफ किस किस चीज पे डिपेंड करती है और किस पे नहीं करती, तो हम यहाँ पे क्या चूज करेंगे, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ऑफ द सर्किट पे इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड नहीं करती। देन हमारे पास पॉइंट है जी
no EMF is induced when the axis of rotation of the coil is parallel or anti-parallel to the magnetic field. This is very important MCQ. स्टूडेंट्स ये जब हम डिस्कस करते हैं किसी कॉयल को रोटेट करवाने से ईएमएफ जो है उसकी प्रोडक्शन, अब हमारी बुक के अंदर फर्स्ट आर्टिकल में चंद एक मेथड्स दिए हुए हैं जिन मेथड्स में हम ईएमएफ जो है वो पैदा करना सीख रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स उन्हीं मेथड्स में एक मेथड ये भी है कि एक कॉयल को रोटेट करवाया जाता है मैग्नेटिक फील्ड में और ईएमएफ पैदा की जाती है, जो कि बाद में हमारे पास बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल बनता है जनरेटर का, और इसी को फिर हम रिलेट करते हैं विद फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ, और हम कहते हैं जनरेटर जो है, जनरेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है दैट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहरहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इज कि हमारे पास जब हम बात करते हैं किसी कॉयल को रोटेट करवाने की, तो याद रखिएगा कॉयल की जब एक्सिस ऑफ रोटेशन पैरेलल या एंटी पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस केस में ईएमएफ पैदा नहीं होती। अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखें तो उस केस में हमारे पास मैक्सिमम ईएमएफ पैदा होती है। नेक्स्ट की पॉइंट है इंड्यूस ईएमएफ लीड्स टू इंड्यूस करंट व्हेन द सर्किट इज क्लोज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर्किट में करंट फ्लो करता ही तब है जब हमारे पास क्या हो, सर्किट क्लोज्ड हो, और दूसरी चीज सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करे। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और अगर क्लोज सर्किट हो जाए तो सर्किट में करंट भी पास होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी इंड्यूस्ड करंट की अगर बात की जाए तो स्टूडेंट्स इंड्यूस्ड करंट जो है याद रखिएगा वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट के ऊपर। प्रीवियसली हमने देखा था इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड नहीं करती थी, लेकिन इंड्यूस्ड करंट जो है वो सर्किट की रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो सर्किट में इंड्यूस्ड करंट जो है वो कम होता जाएगा। इसके अलावा इंड्यूस्ड करंट जो है उसको अगर हम बढ़ाना चाहें सर्किट के अंदर तो चंद एक पैरामीटर्स हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल है हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा कर दें तब भी इंड्यूस्ड करंट बढ़ जाएगा। अगर हम लूप को या जो भी हमारे पास कंडक्टर है उसकी स्पीड बढ़ा दें तब भी हमारे पास करंट बढ़ेगा। अगर हम जो लूप है हमारे पास उसको सिंगल वायर वाले लूप को रिप्लेस कर दें बाय अ कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स, तो टर्न्स बढ़ाने से भी इंड्यूस करंट बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमें कहता है कि जी एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है in a coil is equals to minus of n is what it is the number of turns, total number of turns of the coil, and this delta phi by delta t is what it is the rate of change of flux. So average induced EMF is equals to negative of the number of turns of the coil multiplied by the rate of change of flux. Here we can see कि EMF is induced due to change in flux। ये ऑलरेडी भी हमने डिस्कस किया था कि EMF पैदा होने की वजह जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना है। लेकिन मैग्नीट्यूड अगर बात की जाए EMF की तो मैग्नीट्यूड ऑफ EMF जो है वो डिपेंडेंट होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे, वो फ्लक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू पर डिपेंडेंट नहीं होती। नेक्स्ट अगर हम इस एक्सप्रेशन को EMF की एक्सप्रेशन को डिफरेंट फॉर्म्स में लिखना चाहें, इसको हम चेंज इन फ्लक्स की जगह जो है वो फाई एफ माइनस फाई आई पुट कर सकते हैं, और सिमिलरली चेंज इन फ्लक्स को हम यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा बी इनटू एरिया। जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज हुआ करेगी, एरिया ऑफ द कॉइल सेम रह रहा होगा, तो हम क्या करेंगे डेल्टा फाई की जगह लिख दिया करेंगे डेल्टा बी इंटू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, और इसको उसी तरह से EMF के फॉर्मूले में डेल्टा बी पुट करेंगे, ए पुट करेंगे, डेल्टा टी और एन पुट करेंगे, EMF की वैल्यू आ जाए करेगी। नेक्स्ट अगर हम यहीं से करंट का एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो करंट विल आल्सो बी इक्वल्स टू एवरेज इंड्यूस्ड EMF, दिस इज द एवरेज इंड्यूस्ड EMF। तो करंट विल बी इक्वल्स टू एवरेज इंड्यूस्ड EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो इसको हम लिख सकते हैं फर्दर, मैग्नीट्यूड ही ऑब्वियसली लिख रहे हैं, करंट इज इक्वल्स टू एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, और साथ में बटे में क्या आ जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल भी आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से एक और हम फॉर्मूला भी लिखेंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें वो क्वेश्चन में पूछ लिया करे कि इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू क्या है, तो वी नो दैट कि करंट जो है वो बराबर होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यहां से मेरे पास चार्ज की अगर वैल्यू मैं सेपरेट करूं तो चार्ज बराबर आएगा करंट मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी।
करंट की वैल्यू अगर ये वाली पुट कर दी जाए तो हमारे पास जो चार्ज इंड्यूस्ड का फॉर्मूला आएगा दैट विल बी एन मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा फाई ओवर आर। तो आर इज रेजिस्टेंस, डेल्टा फाई इज अगेन चेंज इन फ्लक्स, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स। तो यूं हम चार्ज इंड्यूस की वैल्यू भी यहाँ से मालूम कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं चंद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि फैराडेज लॉ से रिलेटेड हैं। कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स कैन चेंज इन अ नंबर ऑफ फेज, सम ऑफ दीज आर। फर्स्ट ऑफ ऑल इज if the plane of the coil is perpendicular to magnetic field and rotated by 90 degree। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास प्लेन ऑफ कॉयल इनिशियली क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो इनिशियली अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ द कॉयल, तो उस केस में मैक्सिमम फ्लक्स पास कर रहा होगा, मतलब फाई जो इनिशियल होगा दैट विल बी बी ए। अब अगर उस कॉयल को रोटेट किया जाए सच दैट कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉयल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर रख के जब हम उसको 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो उस केस में क्या होगा, फाइनली हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। तो इस केस में हमारे पास चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, दैट विल बी माइनस बी ए, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। Similarly, अगर हम देखें if the plane of coil is perpendicular to magnetic field and suddenly withdrawn from magnetic field, then the change in flux will be, तो इसमें भी हमारे पास वही आएगा, इनिशियली मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स है, फाइनली जीरो हो गया तो चेंज इन फ्लक्स माइनस बी ए। थर्ड पॉइंट इज इफ द कॉयल इज रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री सच दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर। ये कंडीशन जो है वो ईएमएफ पैदा करने के लिए हमने पहले भी डिस्कस की थी। ये अगर कॉयल ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ कॉयल जो है वो परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के तो मैक्सिमम ईएमएफ पैदा हो रही होगी। अच्छा जी, इफ द कॉयल इज रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री देन द फ्लक्स, और हम एज्यूम ये कर रहे हैं कि फ्लक्स इनिशियली जो है वो मैक्सिमम था, तो कहता है फ्लक्स का जो चेंज आएगा वो कैसे आएगा, फ्लक्स बी ए से बन जाएगा जीरो जब हम 90 डिग्री एंगल कवर करेंगे, और फर्दर 90 डिग्री कवर करने पे दोबारा फ्लक्स क्या बन जाएगा, दोबारा फ्लक्स की वैल्यू जो है वो जीरो से चेंज होके बी ए बन जाएगी। तो चेंज इन फ्लक्स टोटल वाला जो आएगा दैट विल बी व्हाट, इनफैक्ट यहाँ पे ये माइनस बी ए बन जाएगा, तो चेंज इन फ्लक्स जो टोटल आ रहा होगा दैट विल बी माइनस टू बी ए। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इसके, अगर हमें इनमें से कोई सिचुएशन दे दे और हमें ईएमएफ की वैल्यू बाय फॉर्मूला मालूम करनी हो तो नेगेटिव साइन तो बेशक हम इग्नोर कर सकते हैं, हम मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ की बात करते हैं। तो लेकिन अगर हम वो चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू देखें तो उसमें क्या आ जाएगा, हमारे पास 180 डिग्री पे हमारे पास आ रहा होगा 2BA, और अदरवाइज ऊपर वाली दोनों सिचुएशंस में BA आ रहा होगा चेंज इन फ्लक्स। नेक्स्ट हमारे पास है जी लेंजीज लॉ। लेंजीज लॉ इज अनदर स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंजीज लॉ डायरेक्टली रेफर्स टू डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स याद रखिएगा लेंजीज लॉ डायरेक्टली जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट के साथ डील करता है एंड नॉट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर लेंजीज लॉ की स्टेटमेंट देखी जाए तो लेंजीज लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सो एज टू अपोज द चेंज दैट इज कॉजिंग द इंड्यूस्ड करंट। तो लेंजीज लॉ कहता है कि इंड्यूस करंट की जो भी वजह होगी, इंड्यूस करंट हमेशा उस कॉज को अपोज करने की कोशिश करेगा। अगर इंड्यूस करंट पैदा करने की कॉज ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स सर्किट में इंक्रीज करना चाह रहा है तो इंड्यूस करंट उस मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। अगर इंड्यूस करंट की वजह यह है कि मैग्नेटिक फ्लक्स सर्किट में डिक्रीज करना चाह रहा है तो इंड्यूस करंट उसको क्या करेगा, इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। अब इन सर्किट्स के अंदर जो है वो हम देख लेते हैं इंड्यूस करंट जो है वो किस तरह से अपनी कॉज को अपोज कर रहा है। तो इसी तरह के सर्किट डायग्राम भी आपको एमसीक्यूज में दी जा सकती हैं, या आपको जो है वर्डिंग के अंदर बताया जा सकता है कि कोई सिचुएशन, और उसमें आपसे पूछा जा सकता है सर्किट का करंट कैसे फ्लो करेगा। तो इस वाली अगर फर्स्ट डायग्राम में देखा जाए, जब ये मैग्नेट मूव कर रहा है इस कॉइल की तरफ तो उस केस में क्या बनेगा, उस केस में मैग्नेट का चूंकि नॉर्थ पोल जो है वो मौजूद है हमारे पास राइट साइड पे, मतलब कॉइल वाली साइड पे, तो जब ये मैग्नेट मूव करेगा टुवर्ड्स द कॉइल तो सिचुएशन क्या है, हमारे पास इस कॉइल में फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो इसमें इंड्यूस करंट वो डायरेक्शन अपनी चूज करेगा जिस डायरेक्शन में इंड्यूस करंट अपनी कॉज को अपोज कर सके। अब कॉज क्या है, इंक्रीजिंग फ्लक्स, तो इंड्यूस करंट इस लूप में ऐसे फ्लो करेगा कि जिसके करस्पॉन्डिंग वो अपनी कॉज को अपोज कर सके।
अब कॉज को अपोज करने के लिए क्या होगा, इंड्यूस करंट अपना नॉर्थ पोल जो है वो इस नॉर्थ पोल के सामने बनाएगा, सो दैट कि उसको जो है वो अपोजिशन ऑफर कर सके। ऑटोमेटिकली फिर कॉइल की दूसरे वाली साइड पे क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। तो यूं स्टूडेंट्स हमारे पास इस वाले केस में जब मैग्नेट लेफ्ट से राइट मूव करता है, इंड्यूस करंट अपना नॉर्थ पोल जो है वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ बनाता है, सो दैट कि उसकी मोशन को अपोज कर सके, या इंक्रीजिंग फ्लक्स वाला जो था कॉज उसको क्या कर सके, अपोजिशन ऑफर कर सके। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर एमसीक्यूज के अंदर यही सिचुएशन पूछ ले और आपसे पूछे कि आप मैग्नेट वाली साइड से जो है वो कॉइल को व्यू कर रहे हैं, तो बताएं इस केस में हमारे पास करंट की डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, वेदर इट विल बी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो स्टूडेंट्स आपने जो है इस तरह की प्रॉब्लम सिंपली सॉल्व करने के लिए क्या किया करना है, आपने सिंपली ये एनालाइज करना है कि जिस साइड से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वहां पे नॉर्थ आ रहा है या साउथ। अब नॉर्थ या साउथ कैसे पता चलेगा, नॉर्थ या साउथ जो है वो पता चलेगा कॉज जो है वो कैसे बिहेव कर रही है। यहाँ पे हमने अभी जो मोशन अभी तक डिस्कस की वो मैग्नेट की मोशन है टूवर्ड्स द कॉइल। तो टूवर्ड्स द कॉइल में कॉज क्या करना चाहती है, फ्लक्स इंक्रीज करना चाहती है, इंड्यूस करंट क्या करेगा, उसको कम करने की कोशिश करेगा। अब कम कब पॉसिबल है कि कम करने की कोशिश करे, जब हमारे पास ये लेफ्ट वाली साइड क्या बनेगी, नॉर्थ बनेगी। अब जब ये पता चल गया कि ये वाली साइड जिस साइड से हम व्यू कर रहे हैं ये वाली साइड नॉर्थ पोल बन रही है, तो हमेशा याद रखिएगा जिस साइड पे नॉर्थ पोल बनता है वहां पे करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। ए फॉर एंटी क्लॉकवाइज, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो जिस साइड पे नॉर्थ पोल बना करेगा वहां पे करंट की वैल्यू जो है वो, करंट की डायरेक्शन सॉरी, दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। तो हम वर्ड याद रखेंगे एन ए, एन ए स्टैंड्स फॉर नॉर्थ पोल वाली साइड जो है वो क्या बना करेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट कैरी करेगी। अब अगर इसी एमसीक्यू की स्टेटमेंट में हमें यह पूछा होता कि हम व्यू कर रहे हैं इस वाली कॉइल को फ्रॉम द अपोजिट साइड, जिस साइड पे मैग्नेट नहीं मौजूद, तो उस साइड पे चूंकि साउथ पोल बन रहा है, जब मैग्नेट इसकी तरफ जा रहा है कॉइल के, तो हमारे पास साउथ के करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन क्या बनेगी, जिस साइड पे साउथ होगा वहां पे डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज होगी, एस फॉर साउथ पोल एंड सी फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसी केस में अगर हम अपोजिट मोशन डिस्कस करें, जब ये मैग्नेट दूर जाना चाह रहा होगा तो इस कॉइल में क्या होगा, फ्लक्स डिक्रीज होने की कोशिश करेगा। जब फ्लक्स डिक्रीज होना चाह रहा होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग ये वाला जो कॉइल है इसमें जो इंड्यूस करंट है वो अपनी डायरेक्शन इस तरह से सेट करेगा कि अपनी कॉज को अपोज करे। अब कॉज को अपोज कब करेगा, जब ये यहाँ पे इंड्यूस करंट का कॉइल के लेफ्ट साइड पे साउथ पोल बनेगा। साउथ पोल ये वाला जो है मैग्नेट के नॉर्थ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सो मैग्नेट चूंकि दूर जाना चाह रहा है, ये वाली अट्रैक्शन जो होगी नॉर्थ और साउथ की, ये क्या होगी, दिस विल बी द अपोजिशन इन द डायरेक्शन ऑफ कॉज जो कि इंड्यूस करंट को पैदा कर रही है। तो इस केस में अगर हम इस वाली साइड से व्यू करें कॉइल को, तो हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन होगी, हमने ट्रिक याद किया है, एस सी साउथ वाली साइड से क्या डायरेक्शन बना करेगी, इट विल बी क्लॉकवाइज। अब सेकंड सिचुएशन देख लेते हैं जी, ये वाली डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट केस में हमारे पास मैग्नेट जो है वो एक रिंग के ऊपर जो है वो सस्पेंड किया हुआ है, मतलब मैग्नेट मूव नहीं कर रहा। हम कह सकते हैं मैग्नेट इज सस्पेंडेड, और किसके ऊपर हमने सस्पेंड किया हुआ है, एक रिंग के ऊपर, मेटेलिक रिंग है उसके ऊपर। तो इस केस में क्या है, इस केस में इस मैग्नेट की वजह से इस रिंग में फ्लक्स तो पास कर रहा है, फ्लक्स की वैल्यू जीरो नहीं है, लेकिन फ्लक्स चूंकि कांस्टेंट वैल्यू का पास कर रहा है, तो कांस्टेंट फ्लक्स पास करने से चेंज इन फ्लक्स जीरो होगा, चेंज इन फ्लक्स जीरो होने से ईएमएफ जीरो होगी और ऑटोमेटिकली करंट भी जीरो होगा। तो इस केस में जब मैग्नेट सस्पेंडेड होता है तो ये वाले मैग्नेट और इस वाली रिंग के दरमियान ना तो अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है, ना ही रिपल्जन एग्जिस्ट कर रही होती है, और करंट भी पैदा नहीं हो रहा होता। अगर हम सेकंड सिचुएशन देखें कि मैग्नेट जो है वो क्या कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब जब मैग्नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसका मतलब क्या है, इस कॉइल में जो फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, फ्लक्स की वैल्यू जो है हमारे पास इस कॉइल में बढ़ना चाह रही है।
जब फ्लक्स की वैल्यू बढ़ना चाह रही होगी तो चूंकि इंड्यूस करंट पैदा होना है, इंड्यूस करंट ने अपनी कॉज को क्या करना है, अपोज करना है। तो इंड्यूस करंट क्या करेगा, अपना नॉर्थ पोल जो है वो इस मैग्नेट वाली साइड पे जो है वो जनरेट करेगा और अपना साउथ पोल अपोजिट रखेगा। ये वाला जो नॉर्थ पोल होगा ये मैग्नेट के नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। यूं क्या होगा, इंड्यूस करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपनी कॉज को अपोज करना शुरू कर देगा। उसी तरह से फिर हम अगर यहाँ पे डिस्कस करना चाहें डायरेक्शन ऑफ करंट, तो चूंकि हमने ये डिटरमिन कर लिया कि ऊपर वाली साइड जो है वो नॉर्थ पोल बन रही है, तो जब हम यहाँ से व्यू कर रहे होंगे, यहाँ से अगर हम अबव द कॉइल या अबव द रिंग हम व्यू कर रहे होंगे, तो हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ करंट बनेगी दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज ऊपर नॉर्थ बन रहा है। और अगर इससे अपोजिट सिचुएशन देख लें कि हमारे पास मैग्नेट को हम अपवर्ड मूव करवाएं, तो अपवर्ड मूव करवाने पे क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आएगा, परफेक्टली फाइन ईएमएफ करंट पैदा होंगे। अब उस केस में क्या होगा, इस केस में मैग्नेट चूंकि दूर जाना चाह रहा है, मतलब कॉज ऑफ इंड्यूस करंट दूर जाना चाह रही है, मतलब क्या है, फ्लक्स कम होना चाह रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड अपने आप को इस तरह से सेट करेगा कि वो अपनी कॉज को अपोज कर सके। अब कॉज को अपोजिशन देने के लिए क्या है, इंड्यूस करंट अपना जो साउथ पोल होगा वो अबव द रिंग जनरेट करेगा, सो दैट कि ये वाला साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर सके, मतलब इसको ऊपर जाने से रोक सके, मतलब अपोजिशन ऑफर कर सके। सो अगेन अगर हम इस साइड से ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ करंट बनेगी, चूंकि ऊपर साउथ बन रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज हो जाएगी। अगले वाली डायग्राम भी सिमिलर है जो फर्स्ट हमने डिस्कस की। मूवमेंट अगर अगेंस्ट अगर हम यूं करें कि मैग्नेट को अगर साउथ पोल इसका इस साइड पे रख दें राइट पे, और इसको मूव करें टुवर्ड्स द कॉइल, तो इस केस में क्या होगा, कॉइल इसको अपोज करेगी, इसकी मोशन को, मतलब अपनी वजह को अपोज करेगी। चूंकि मैग्नेट इसके पास जाना चाह रहा है, फ्लक्स बढ़ना चाह रहा है, तो ये वाला इंड्यूस करंट क्या करेगा, फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा। अब वो कम कब कर सकता है, जब अपना साउथ पोल लेफ्ट साइड पे बनाए। तो साउथ पोल जब इस वाली साइड पे बनेगा, तो अगर हम करंट की डायरेक्शन की बात करें तो करंट हमारे पास कैसे फ्लो करेगा, फिर साउथ वाली साइड पे क्लॉकवाइज करंट होगा। और अगर इसको मैग्नेट को दूर लेके जाना चाहें, तो ये वाला इंड्यूस करंट यहाँ पे जो पैदा होगा वो अपनी कॉज को वंस अगेन अपोज करेगा। अब कॉज को अपोज कब कर सकता है, जब इंड्यूस करंट अपना नॉर्थ पोल इस वाली साइड पे बनाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कॉइल के। तो जब नॉर्थ पोल बनेगा तो ये नॉर्थ पोल जो है वो साउथ को अट्रैक्ट करेगा, मतलब अपनी कॉज को अपोज करेगा। अब अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट देखें तो चूंकि नॉर्थ पोल बन रहा है, तो नॉर्थ वाली साइड पे डायरेक्शन क्या आनी है, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट हम एमसीक्यूज देख लेते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट एमसीक्यू इज एट व्हाट एंगल व्हेन अ रॉड इज मूव्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच दैट ईएमएफ बिकम्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम। हमें सिचुएशन दी हुई है ईएमएफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अब स्टूडेंट्स हमें पता है ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो होती है वीबीएल, इसको हम लिख लेते हैं 2, और ईएमएफ की इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड वाइज पीबीएल साइन ऑफ एंगल थीटा। इस तरह के प्रॉब्लम्स हमने पहले भी काफ़ी बार सॉल्व किए हुए हैं। तो ये वीबीएल से कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बराबर आएगा 1/2। थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे इट विल बी साइन इनवर्स ऑफ 1/2 एंड इट विल बी 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी 30 डिग्री। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू लेंज़ीज़ लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट अल्फा ऑप्शन इज decreases the flux if it is increasing, this is quite right. Beta option is opposes the cause which produces it, this is also right. Charlie option is increases the flux if it is decreasing, this is also right. तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर बनेगा that will be delta. Next MCQ is the cause of induced EMF. EMF की कॉज क्या होती है, ये भी हमने डिस्कस किया था कि EMF पैदा करने की जो कॉज थी वो चेंज इन फ्लक्स था। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो था वो EMF की मैग्नीट्यूड बताता था। नेक्स्ट इज अ बार मैग्नेट एज शोन इन द फिगर इज अलाउड टू फॉल डाउन इनटू अ कॉइल हैविंग अ कट। हमारे पास एक कॉइल है जिसके अंदर कट मौजूद है, मतलब क्लोज पाथ अवेलेबल नहीं है। मैग्नेट जो है वो नीचे मूव कर रहा है। अब अगर मैग्नेट फ्रीली फॉल कर रहा है तो इसका मतलब है मैग्नेट की वजह से फिर इस कॉइल के अंदर जो फ्लक्स है उसका भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा। मीन्स टू से डेल्टा फाई इज नॉट इक्वल्स टू 0, चेंज इन फ्लक्स आ रहा होगा।
अगर चेंज इन फ्लक्स आ रहा है तो इसका मतलब है फिर ईएमएफ की वैल्यू भी जरूर पैदा हो रही होगी, बिकॉज ईएमएफ जो है वो फ्लक्स चेंज होने से पैदा होती है लाजमी। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, कहता है व्हाट इज ट्रू। अल्फा ऑप्शन इज ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड ओनली, दिस इज परफेक्टली फाइन। बीटा ऑप्शन इज नीदर ईएमएफ नॉर करंट विल बी इंड्यूस्ड, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ईएमएफ तो पैदा होती है। चार्ली ऑप्शन है बोथ ईएमएफ एंड करंट विल बी इंड्यूस्ड। अब करंट इस केस में इसलिए इंड्यूस नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कॉयल के अंदर कट मौजूद है। कट से मुराद क्या है, कॉयल क्लोज पाथ जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाती। अगर क्लोज पाथ सर्किट में ना हो तो हम कहते हैं सर्किट की रेजिस्टेंस जो है वो इन्फिनिटी है और करंट सर्किट का क्या हो गया है, जीरो हो गया है। इसका मतलब है चार्ली ऑप्शन भी गलत है, तो हमारे पास फिर जो सिर्फ सही ऑप्शन है दैट इज अल्फा। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस ट्रांसफॉर्मर। अब स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, इट इज दैट डिवाइस जो क्या करेगा, विच चेंजेस अल्टरनेटिंग ईएमएफ टू अ लार्जर और अ स्मॉलर अल्टरनेटिंग ईएमएफ या अल्टरनेटिंग करंट। तो ट्रांसफॉर्मर कैसा डिवाइस है, ऐसा डिवाइस है जो एसी क्वांटिटी को या तो स्टेप अप करता है या क्या करता है, स्टेप डाउन करता है। अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल अगर बात की जाए तो ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल स्टूडेंट्स हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन होता है। और अगर कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो ट्रांसफॉर्मर जो है उसके अंदर एक हमारे पास जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कोर बनाई जाती है। उसके एक साइड पे हम एक कॉयल वाउंड करते हैं जिसको इनपुट सप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कॉयल। और अपोजिट साइड पे, दूसरे साइड पे हमारे पास सेकेंडरी एक कॉयल होती है। दोनों के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। उन नंबर ऑफ टर्न्स के करस्पॉन्डिंग हम इसको स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का भी नाम देंगे अभी बाद में। और अगर हम बात करें सेकेंडरी साइड की तो उस वाली साइड से हम आउटपुट वोल्टेज ले रहे होते हैं। और नेक्स्ट अगर हम इसकी ट्रांसफार्मर की वर्किंग में देखें की पॉइंट्स तो हमारे पास हैं जी। फर्स्ट पॉइंट इज कॉइल्स आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड बट मैग्नेटिकली लिंक्ड। जो दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स हैं वो उनका इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं होता, वो जस्ट मैग्नेटिकली कनेक्टेड होती हैं। अब प्रैक्टिकली ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि ये वाली कॉइल्स जो हैं वो डिफरेंट आर्म्स ऑफ द कोर के ऊपर माउंट हो। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर्स में इनकी जो है वो अरेंजमेंट डिफरेंट भी हो सकती है, ये एक ही आर्म के ऊपर भी दोनों कॉइल्स माउंट की जा सकती हैं। बहरहाल हमारी बुक के ऊपर यही वाला जो है वो केस शो किया गया है, तो हम इसी को याद करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास की पॉइंट है ट्रांसफार्मर विल इंक्रीज और डिक्रीज द अल्टरनेटिंग ईएमएफ और करंट। ट्रांसफार्मर याद रखिएगा करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को तो स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, लेकिन याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी जो है इनपुट पे और आउटपुट पे वो सेम रहती है। और दूसरी चीज अगर हम आइडियली बात करें तो पावर इनपुट जो है वो आउटपुट पावर के बराबर होती है। प्रैक्टिकली बात करें तो ट्रांसफार्मर की इनपुट पावर जो है वो हमारे पास ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू द आउटपुट पावर। अब नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसफार्मर के जो बेसिक फॉर्मूलाई हैं उनको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट रिलेशन जो हम न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज में यूज करेंगे दैट इज द रेशियो ऑफ सेकेंडरी टू प्राइमरी वोल्टेज इज इक्वल्स टू एन एस ओवर एन पी। अब एन एस ओवर एन पी को हम टर्न्स रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर का भी नाम देते हैं। इस वाले फॉर्मूले से रिलेटेड हम ट्रांसफार्मर की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है उसके अंदर अगर एन एस ओवर एन पी की रेशियो ग्रेटर देन 1 हो तो इसका मतलब एन एस की वैल्यू एन पी से ग्रेटर होगी, इसका मतलब वी एस की वैल्यू वी पी से भी ग्रेटर होगी। तो इसको हम नाम देते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऐसा ट्रांसफार्मर जो आउटपुट पे वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा देता है। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ही करंट की वैल्यू अगर सेकेंडरी साइड पे देखी जाए तो सेकेंडरी का करंट जो है वो प्राइमरी से कम होता है। तो ये जो नाम रखा जाता है स्टेप अप, ये ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज रखा जाता है। अब करंट कैसे सेकेंडरी साइड पे कम है ये हम देख लेते हैं यहाँ से। अगर हम आइडियली बात करें तो ट्रांसफार्मर में पावर लॉसेस 0 होंगे, एफिशिएंसी 100% होगी। तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास रिलेशन जो है वो ये बनता है वी एस ओवर वी पी इज इक्वल्स टू आई पी ओवर आई एस। अगर सेकेंडरी का वोल्टेज हमारे पास ज़्यादा है तो सेकेंडरी का करंट क्या हो जाएगा, हमारे पास कम होगा। तो ये हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टीज, ये हमारे पास पैरेलल में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टीज।
और जो फॉर्मूले हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूज़ करना पड़ेंगे, एक ये वाला याद रखेंगे, एक ये वाला। इसके अंदर वैसे ये ऊपर वाला फॉर्मूला भी कवर्ड अप है। अब हम देख लेते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर जो डिफरेंट टाइप के लॉसेस होते हैं। फर्स्ट लॉस है जी, ये ट्रांसफार्मर के अंदर नहीं है, बेसिकली ये ट्रांसमिशन लॉस है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं एक ग्रिड स्टेशन से या एक पावर स्टेशन से, हम जो है वो यूटिलिटी की तरफ इलेक्ट्रिसिटी को मूव करते हैं, तो चूंकि करंट मूव करके जा रहा होता है इलेक्ट्रिक केबल्स में से, तो हमारे पास हीटिंग लॉसेस जो हैं वो जिन वायर्स में से करंट पास करता है, जिन केबल्स में से, उनमें हीटिंग इफेक्ट की वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो ज़ाया हो जाती है। वो हीटिंग लॉसेस जो हैं I²RT होते हैं। अब अगर इन हीटिंग लॉसेस को हम कम करना चाहें तो इनको कम करने के लिए हमें रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिक्रीज करना पड़ेगी। रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिक्रीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ द वायर जो है वो बढ़ा सकते हैं। एरिया ऑफ द वायर जो है वो बढ़ाया तो जा सकता है, लेकिन एरिया बढ़ाने से हमारे पास जो है वो कॉस्ट ऑफ द केबल्स या वायर्स भी बढ़ जाती है। तो एरिया की वैल्यू एक पर्टिकुलर लिमिट से हम इंक्रीज नहीं कर सकते, कॉस्ट जस्टिफाइड नहीं होती। दूसरी चीज, अगर हम हीटिंग लॉसेस को कम करना चाहते हैं तो करंट की वैल्यू कम कर दें जो ट्रांसमिट कर रहे हैं। अब करंट अगर ट्रांसमिशन साइड पे कम करें तो करंट कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, करंट को रिड्यूस करना पड़ेगा। दिस इज रिड्यूस। करंट कैसे रिड्यूस होगा, बाय यूजिंग अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। हमने प्रीवियसली देखा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो आउटपुट पे वोल्टेज स्टेप अप करता है, लेकिन करंट को क्या करता है, स्टेप डाउन करता है। तो यूं हम ट्रांसमिशन लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए ट्रांसफार्मर की बॉडी के अंदर होने वाले लॉसेस की, तो याद रखिएगा एक्चुअल ट्रांसफार्मर में तो पावर इनपुट ने क्या रहना है, पावर इनपुट ने ग्रेटर रहना है पावर आउटपुट से, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी जो है उसने ज़ाया हो जाना है। अब वो एनर्जी जो है या पावर जो है वो किस किस फॉर्म में ज़ाया होती है। हमारे पास ट्रांसफार्मर की बॉडी में जो लॉसेस हैं उनकी दो टाइप्स हैं स्टूडेंट्स। एक टाइप है कॉपर लॉसेस और दूसरे वाली टाइप हमारे पास होती है कोर लॉसेस। कोर लॉसेस का दूसरा नाम आयरन लॉसेस भी रखा जाता है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास कोर लॉसेस दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज एडी करंट लॉस, सेकंड इज हिस्टैरिसीस लॉस। एडी करंट लॉस जो है, एडी करंट लॉस क्या होता है, इट इज ड्यू टू द करंट्स इंड्यूस्ड। ये करंट नहीं है, दिस इज करंट्स। तो एडी करंट लॉसेस क्या होते हैं या एडी करंट्स लॉसेस क्या होते हैं, कहता है जी ड्यू टू द करंट्स इंड्यूस्ड इन द कोर विच आर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब होता क्या है, अगर हम ये ट्रांसफार्मर की बॉडी को देखें तो ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी साइड्स हैं मैग्नेटिकली लिंक्ड। जब प्राइमरी से मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी की तरफ मूव करता है तो प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ फ्लक्स के मूव करने की वजह से होता क्या है, इस कोर में से भी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आएगा ना। तो जब ये मैग्नेटिक कोर में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आएगा तो इसके अंदर करंट्स जो हैं वो इस तरह से पैदा होते हैं कि करंट्स की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड से क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये वाले करंट्स क्या करते हैं, इन करंट्स का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है या प्राइमरी वाली साइड जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रही है उस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने की कोशिश करता है। तो आसान अल्फाज में ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर जो करंट्स इंड्यूस होते हैं, अब ये करंट एक जगह पे नहीं, ये करंट आप यहाँ पे इंड्यूस कह लें, यहाँ पे कह लें, यहाँ पे पूरी बॉडी के अंदर ये छोटे छोटे लूप्स बन रहे होते हैं जिनमें करंट्स ये पास कर रहे होते हैं। तो इन करंट्स को नाम दिया जाता है एडी करंट्स, और ये एडी करंट्स की वजह से हीटिंग लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर, तो इनको हम नाम देते हैं एडी करंट्स लॉस या एडी करंट लॉसेस। इनफैक्ट एडी करंट लॉस ही बोलेंगे। तो ये हमारे पास आ गया जी एडी करंट्स की वजह से होने वाला लॉस। अब एडी करंट्स जो हैं वो कॉज क्या करते हैं, हीटिंग इफेक्ट कॉज करते हैं। एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, टू रिड्यूस दीज लॉसेस हम क्या करते हैं, हम लैमिनेटेड कोर यूज करते हैं। हम कोर को इंस्टेड ऑफ अ सॉलिड ब्लॉक बनाएं, हम कोर की फॉर्मेशन इस तरह से करते हैं कि उसमें थिन आयरन की शीट्स होती हैं जिनको एक दूसरे से लैमिनेट करके स्टैक अप किया जाता है और फाइनली कोर बनाई जाती है। स्टूडेंट्स अगर हिस्टैरिसीस लॉसेस की बात की जाए तो हिस्टैरिसीस लॉसेस क्या होते हैं, दीज आर द एनर्जी लॉसेस इन मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग द कोर मटेरियल। अब
कोर जो है जिसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स पास करके जा रहा होता है, उसकी मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन में जो एनर्जी लॉसेस होते हैं उनको हिस्टैरिसीस लॉसेस बोला जाता है। इनको रिड्यूस करने के लिए हम सॉफ्ट आयरन यूज़ करेंगे। और अगर एमसीक्यूज के अंदर हमें कभी एफिशिएंसी मालूम करना पड़ जाए तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100। अब ट्रांसफार्मर से रिलेटेड एमसीक्यूज देख लेते हैं। फर्स्ट इज इन ट्रांसफार्मर व्हेन द वोल्टेज इन द सेकेंडरी स्टेप्ड अप, वोल्टेज की वैल्यू हमने स्टेप अप की, द करंट इन द सेकेंडरी, तो वी नो दैट जब वोल्टेज स्टेप अप की जाती है तो करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, स्टेप डाउन हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमें सिचुएशन क्या दी गई, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, द टर्न्स रेशो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज 1:6। ये हमें टर्न्स रेशो दी गई है प्राइमरी टू सेकेंडरी, उसने मेंशन किया है ये टर्न रेशो कैसे है, प्राइमरी टू सेकेंडरी। आई मीन टू से हमें यहाँ पे जो गिवन वैल्यू है वो क्या है, एन पी ओवर एन एस जो है वो क्या है 1/6। अगर इसको मैं यूं लिखना चाहूँ एन एस ओवर एन पी तो ये क्या बनेगी, वैल्यू हमारे पास 6 बन जाएगी। कहता है अ ड्राई सेल ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट। अब हमारे ट्रांसफार्मर की इनपुट पे क्या अप्लाई किया गया है, डीसी अप्लाई कर दिया गया। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर ट्रांसफार्मर की इनपुट पे डीसी दे दिया जाए तो बाकी सारे डाटा को इग्नोर करके आपने स्ट्रेटर अवे आउटपुट पे जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या कर देनी है, 0 लगा देनी है। क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है वो एसी वोल्टेज के साथ डील करता है, डीसी के लिए ट्रांसफार्मर आउटपुट पे 0 वोल्ट प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है द टर्न्स रेशियो ऑफ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज दिस वैल्यू। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक दो मैं की पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ कि अगर स्टेटमेंट के अंदर मेंशन किया जाए हमारे पास ट्रांसफार्मर है स्टेप अप और हमें टर्न्स रेशियो ये दी हुई है, तो इसका मतलब है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में एन एस की वैल्यू एन पी से चूंकि ज्यादा होनी है, तो इन टर्न्स रेशियो को मैं लिखूंगा एन एस ओवर एन पी इज इक्वल्स टू सिंपली 10। लेकिन अगर यहीं पे एमसीक्यू की स्टेटमेंट में इस स्टेप अप की जगह होता स्टेप डाउन, इस स्टेप अप की जगह पे हमारे पास क्या होता, लेट से स्टेप डाउन का वर्ड होता और उसके करस्पॉन्डिंग भी हमें जो वैल्यू दी होती वो ये वाली होती। तो उस केस में अगर मैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में ये लिख देता कि एन एस ओवर एन पी जो है दैट इज इक्वल्स टू 10, तो ये ऐसे लिखना फिर क्या होता, गलत होता। स्टूडेंट्स यही चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले देखें ट्रांसफार्मर कौन सा है। अगर ट्रांसफार्मर वो स्टेप अप या स्टेप डाउन है तो उसके करस्पॉन्डिंगली आपने टर्न रेशो को उस तरह से लिखना है। लाइक यहाँ पे स्टेप अप था, मैं एन एस ओवर एन पी की रेशो 1 से ग्रेटर रखूंगा तो मेरे पास आंसर जो है वो सारी सिंप्लीफिकेशंस के बाद जो भी अननोन है वो सही होगा। लेकिन अगर यहाँ पे स्टेप डाउन का वर्ड होता और रेशो यही वाली दी होती तो फिर मैं इसको कैसे लिखता, मैंने इसको लिखना था एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू 1/10। क्यों 1/10, क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में एन एस की वैल्यू एन पी से स्मॉलर होती है। और थर्ड चीज, अगर यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मेंशन नहीं है, मुझे वो मेंशन कर देता है सिंपली टर्न्स रेशो ऑफ अ ट्रांसफार्मर जो है वो कहता है 10:1 है, तो उस केस में याद रखिएगा अगर नाम मेंशन नहीं है तो चूंकि हमारी बुक के अंदर उसने टर्न्स रेशो के लिए एन एस ओवर एन पी की टर्म यूज की है, तो अगर नाम मेंशन नहीं है तो अंडरस्टूड है जो भी रेशो होगी वो एन एस ओवर एन पी होगी। तो अगर नाम मेंशन नहीं है, पॉइंट्स हम अब गिन लेते हैं, अगर नाम मेंशन नहीं है तो जो भी रेशो देगा वो सिंपली एन एस ओवर एन पी होगी। अगर नाम मेंशन है, स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, तो हमने टर्न्स रेशो की जो भी वैल्यू दी है अगर वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो उस वैल्यू को इस तरह से लिखना है कि एन एस ओवर एन पी का आंसर 1 से ग्रेटर वाला हो। लेकिन अगर स्टेप डाउन हो तो उसको इस तरह से लिखेंगे कि एन एस ओवर एन पी का आंसर 1 से स्मॉलर वाला बन रहा हो। अब इस वाले जो है वो एमसीक्यू को देख लेते हैं। हमारे पास ही स्टेटमेंट है, इफ द करंट इन द प्राइमरी 40 एम्पेयर पास्ड थ्रू इट्स प्राइमरी कॉइल एट 440 वोल्ट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन द सेकेंडरी। तो हमें सेकेंडरी का वोल्टेज चाहिए, वी कैन राइट इट Vs ओवर Vp इज इक्वल्स टू Ns ओवर Np। Ns ओवर Np की वैल्यू 10 है, Vs की वैल्यू चाहिए, Vs इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाइड बाय Vp की वैल्यू उसने दी हुई है, दैट इज व्हाट, दैट इज 440 वोल्ट। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा सिंपली 440।
और यहाँ पे ये वाली अगर करंट की बात की जाए तो ये करंट वाला डाटा जो है ये यूज़ नहीं होना, ये रिडंडेंट डाटा है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। अगर हमारे पास ट्रांसफार्मर प्रॉब्लम्स के अंदर या वैसे जनरली कोई फॉर्मूला डायरेक्ट एप्लीकेबल हो के कुछ पैरामीटर स्टेटमेंट के नहीं यूज़ होते तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। समटाइम्स एग्जामिनर जानबूझ के हमें एमसीक्यू के अंदर कुछ रिडंडेंट डाटा दे के एनालाइज करता है। तो बहरहाल यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा वीएस का 4400 वोल्ट। अल्टरनेटिंग करंट, स्टूडेंट्स अल्टरनेटिंग करंट उस करंट को बोलते हैं जो अपनी डायरेक्शन जो है वो बार बार रिवर्स करता है सर्किट के अंदर। अब इसको हम यूँ भी कह सकते हैं इट रिवर्सिस इट्स डायरेक्शन, और एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से एक सेकंड में कितने टाइम्स डायरेक्शन अपनी रिवर्स करेगा एसी करंट, हमारे पास एक सेकंड के अंदर एफ टाइम्स जो है वो डायरेक्शन अपनी अल्टरनेटिंग करंट रिवर्स करता है एंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वोल्टेज सोर्स हुज पोलैरिटी कीप्स ऑन रिवर्सिंग। अब ऑब्वियसली हमारे पास जो एसी का सोर्स था वो हमने चैप्टर 15 में हम पढ़ा करते हैं अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, तो उससे जो ईएमएफ पैदा होती है या वोल्टेज पैदा होती है वो अपनी पोलैरिटी रिवर्स करती है और उसका जो करंट होता है वो सर्किट में अपनी डायरेक्शन जो है वो बार बार रिवर्स करता है। ग्राफिकली अगर देखा जाए तो एसी और डीसी के दरमियान फ़र्क अगर ग्राफिकली हमने देखना हो तो सिंपली याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास वेव फॉर्म करंट की जो है वो टाइम एक्सिस की दोनों साइड्स पे एग्जिस्ट कर रही हो तो हमारे पास वो करंट एसी होगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास वो शेप है दैट इज साइन कर्व, तो इसको हम बोलेंगे साइनोसॉइडल एसी। बहरहाल अगर शेप ये वाली ना भी हो और हमारे पास वेव फॉर्म टाइम एक्सिस की दोनों साइड्स पे एग्जिस्ट करे तो दैट विल बी अल्टरनेटिंग करंट। इसके पैरेलल में अगर डायरेक्ट करंट की बात की जाए तो ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन रिवर्स नहीं करता उसको डायरेक्ट करंट बोला जाता है। अब इसके अंदर भी हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं। अगर प्योर डीसी की बात की जाए तो उसकी मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होती है और उसकी डायरेक्शन भी एक ही रहती है। लेकिन अगर पल्सेटिंग डीसी की बात की जाए तो पल्सेटिंग डीसी स्टूडेंट्स ऐसा डीसी होता है जिसकी डायरेक्शन तो यूनिक रहती है लेकिन उसकी जो है मैग्नीट्यूड चेंज हो सकती है पल्सिस की फॉर्म में, जैसा कि इस वाली डायग्राम में वी कैन सी। अब डीसी की पहचान अगर वेव फॉर्म से देखनी है तो डीसी हर उस करंट को बोला जाएगा जो टाइम एक्सिस की सिर्फ एक साइड पे एग्जिस्ट कर रहा हो, दूसरी साइड पे उसकी वेव फॉर्म ना मौजूद हो। अब अगर हम देखें मेन रीज़न जिसकी वजह से अल्टरनेटिंग करंट को प्रेफर किया जाता है डीसी की जगह पे, तो मेन रीज़न फॉर वर्ल्ड वाइड यूज ऑफ एसी इज इट कैन बी ट्रांसमिटेड to the long distances and at very low cost. So these are the advantages of AC. ये भी MCQ में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज का एक्सप्रेशन। अगर हम देखें तो ये वही एक्सप्रेशन है जो जनरेटर वाले आर्टिकल में हम जो है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की आउटपुट में एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, दैट इज V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ऑफ 2 पाई एफ टी, और इसको फर्दर हम 2 पाई बाय टी इंटू टी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सिमिलरली करंट का एक्सप्रेशन भी हमारे पास है। बोथ द इक्वेशंस आर शोइंग दैट के करंट और वोल्टेज दोनों जो हैं वो फंक्शन ऑफ साइन ऑफ एंगल थीटा हमारे पास हैं। अब अगर डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम के ऊपर मैं एनालाइज करना चाहूँ कि करंट और वोल्टेज की वैल्यूज़ क्या होंगी, तो इस टेबल के अंदर सारी वैल्यूज़ जो हैं एक टाइम पीरियड के दौरान में मौजूद हैं, तो इसमें से कोई भी हमें एमसीक्यू वाइज पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर टी की वैल्यू 0 हो, अगर हमारे पास टाइम इंस्टेंट अभी 0 हो तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं थीटा की वैल्यू एनालाइज करना चाहूँ तो थीटा विल बी टी की जगह 0 पुट करें, आंसर 0 आएगा। अब जब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, थीटा की जगह 0 पुट करें या इस पूरे की जगह दिस इज ऑल्सो थीटा, तो हमारे पास इसकी जगह जब 0 पुट करेंगे तो साइन 0 का आंसर 0 आएगा। तो हमारे पास इसके करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू भी 0 होगी और हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू भी 0 होगी। नेक्स्ट हमारे पास अगर टाइम इंस्टेंट t/4 मतलब क्वार्टर ऑफ अ टाइम पीरियड गुजर जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे कैपिटल t/4 पुट करें इस t की जगह पे, तो कैपिटल t/4 जब पुट करेंगे तो t जो है वो कैंसिल हो जाएगा इस वाले टाइम पीरियड के साथ, 4 और 2 कैंसिल होके बटे में क्या रह जाएगा, बाकी 2 बच जाएगा। तो हमारे पास एंगल बनेगा π/2 जो कि रेडियन के अंदर होगा, या डिग्री में इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री। तो इसके करस्पॉन्डिंग सब हम वैल्यूज़ निकालेंगे। साइन चूँकि 90 पे मैक्सिमम होता है तो करंट हमारे पास इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, और वोल्टेज भी हमारे पास पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू आएगी।
नेक्स्ट अगर t/2 इंस्टेंट पे देखा जाए तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास एंगल बन जाएगा पाए या 180 डिग्री, और करंट की वैल्यू जो है 180 पे साइन की वैल्यू 0 होती है, तो करंट भी जो है वो इस एंगल पे 0 होगा और हमारे पास वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी 0 होगी। सिमिलरली 3t/4 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास एंगल की वैल्यू जो है वो 270 डिग्री या 3π/2 आती है, और करंट और वोल्टेज नेगेटिव पीक पे होते हैं। एंड आफ्टर कैपिटल टी हमारे पास जो है टाइम, जब कैपिटल टी टाइम पीरियड गुजर जाएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल की वैल्यू हमारे पास 2π या 360, और करंट और वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज फिर से 0 हो जाएंगी। अब अगर हम करंट या वोल्टेज वाली जो इक्वेशन है हमारे पास उससे रिलेटेड टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज डिस्कस करें, तो स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ एमसीक्यू जो है दैट कैन बी, हमें कोई इक्वेशन दे देगा और हमसे पूछेगा उस इक्वेशन में हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ उस अल्टरनेटिंग करंट की क्या हो सकती है, या उस एसी की जो पीक वैल्यू है वो क्या हो सकती है, या उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, या टाइम पीरियड की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उस स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपैरिजन कर लिया करेंगे, तो हमारे पास सारी की सारी चीज़ें मालूम हो जाएंगी। अब अगर इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो ये 20 जो है ये किसकी प्लेस पे है, आई नॉट की, तो इट मीन्स कि हमारे पास पीक वैल्यू ऑफ एसी क्या है, दैट इज़ 20 एम्पेयर। और अगर हम देखें ये 100 पाए, तो ये 100 पाए किसकी जगह पे प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट ओमेगा की जगह पे, तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 100 पाए, और यहाँ से हम ओमेगा की जगह 2πf पुट करके फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। और वंस वी हैव द वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, दैट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम हमसे पूछी जा सकती है कि टाइम इंस्टेंट बताएं, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी फॉर विच करंट की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है दैट इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। तो स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करेंगे, करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू की जगह पुट कर देंगे आई नॉट साइन ऑफ 2πft, और यहाँ पे इसको इक्वलाइज कर देंगे आई नॉट बाय 2 जो कि गिवन था। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास जो है वो फाइनल टी की वैल्यू जो आएगी दैट टी की वैल्यू इज t/12। तो याद रखिएगा करंट जो है उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू मैक्सिमम का हाफ होगी जब टाइम इंस्टेंट जो है t/12 होगा। अब इससे रिलेटेड हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। इससे रिलेटेड हमारे पास हम टाइम इंस्टेंट की वैल्यू मालूम करेंगे करस्पॉन्डिंग टू आई इज इक्वल्स टू आई नॉट बाई 2, और हम टाइम इंस्टेंट की वैल्यूज जो है वो एनालाइज करेंगे करस्पॉन्डिंग टू आई इज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट। स्टूडेंट्स आपका आंसर जो है आई इज इक्वल्स टू आई नॉट फर्स्ट वाले प्रैक्टिस में आना चाहिए 45 डिग्रीज थीटा की वैल्यू, और अगर सेकंड वाले केस में देखा जाए तो हमारे पास 270 डिग्री या उसको 3π/2 लिखेंगे। फर्स्ट वाले केस में 45 डिग्री उसको π/4 लिखेंगे। तो जब थीटा की वैल्यू आ जाएगी तो थीटा की जगह पे जैसे यहाँ पे हमने किया था, थीटा की जगह पे ही बेसिकली 2πft पुट करते हैं। तो वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ थीटा इन रेडियन यूनिट, तो हमारे पास उसके बाद फिर थीटा की जगह 2πft पुट करके टाइम इंस्टेंट भी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन ऑफ एसी की अगर बात की जाए तो स्टूडेंट्स जनरल एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास आता है, जैसे हम चैप्टर 7 के अंदर फेज वाला आर्टिकल पढ़ते हैं और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का जनरल फार्मूला लिखते हैं, जस्ट लाइक दैट करंट और वोल्टेज का भी जनरल फार्मूला उसी तरह से है। प्रीवियसली हम यहाँ तक तो फार्मूला पढ़ते हैं V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन साथ में जो फाई था प्रीवियसली दैट वाज कंसीडर्ड एज 0। लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो इस वाले फॉर्मूले के अंदर हम इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। सिमिलरली करंट का एक्सप्रेशन यहाँ पे फाई क्या होगा, दैट विल बी इनिशियल फेज, और थीटा हमारे पास जो है इट इज द इंस्टेंटेनियस फेज एंगल कह लें इसको, या सिंपली इसको फेज एंगल कह लें। अब डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फाई के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो एक्सप्रेशन है करंट और वोल्टेज का वो कैसे रिड्यूस होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, अगर हमारे पास फाई की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री हो तो हमारे पास दोनों एक्सप्रेशन जो हैं वो वही बन जाएंगे जो प्रीवियसली हमने डिस्कस किए। अगर फाई की वैल्यू जो है इनिशियल फेज 90 हो तो जब इनिशियल फेज 90 पुट करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास साइन ऑफ थीटा ओमेगा टी थीटा होता है प्लस 90 डिग्री, ये बराबर होता है दिस इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ एंगल थीटा। तो हमारे पास दोनों एक्सप्रेशंस के अंदर यहाँ पे क्या बन जाएगा, इट विल बी
कॉज ऑफ एंगल थीटा एक्सप्रेशन बन जाएगा। सिमिलरली फाई 180 के करस्पॉन्डिंग आप याद कर सकते हैं वैल्यूज एमसीक्यू वाइज। सिमिलरली फाई इज इक्वल्स टू 270 के करस्पॉन्डिंग भी वैल्यूज हम याद कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पीक वैल्यू ऑफ एसी। तो स्टूडेंट्स पीक वैल्यू क्या होती है, किसी भी जो है वो सिग्नल अगर मेरे पास लाइक यहाँ पे वेवफॉर्म एक मौजूद है, इस वेवफॉर्म के अंदर इसके एक साइकिल के दौरान में जो भी मैक्सिमम वैल्यू ये वाला सिग्नल जो है वो अचीव करेगा, दैट मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड द पीक वैल्यू। तो अगर इस वेवफॉर्म की बात की जाए, ये सिमेट्रिक वेवफॉर्म है, टाइम एक्सिस के ऊपर और नीचे इसकी दोनों पीक्स जो हैं वो सेम हैं, तो इसकी पीक वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, इट इज़ वी नॉट। और याद रखिएगा एक और चीज़ कि यहाँ पे पीक वैल्यू लिखते हुए साइन मेंशन करना जो है वो इग्नोर किया जाता है साइन को। अगर हमारे पास यहाँ पे सिमेट्रिक वेवफॉर्म ना होती, मिसाल के तौर पे लाइक मेरे पास इस तरह की वेवफॉर्म होती कि ये वाली वैल्यू पॉजिटिव पीक जो है ये मेरे पास वी नॉट होती, और नेगेटिव पीक जो है इसकी वैल्यू लेट से मेरे पास जो है इट इज़ -2 वी नॉट। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर एमसीक्यू हम जो है वो एनालाइज करें तो हमें यूं पूछा जा सकता है कि बताएं नेगेटिव पीक वैल्यू जो है वो इस एसी वेवफॉर्म की क्या है, पॉजिटिव पीक वैल्यू क्या है। तो उसके करस्पॉन्डिंग नेगेटिव के वे पीक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमारा आंसर 2v नॉट होगा, और पॉजिटिव के करस्पॉन्डिंग सिंपली v नॉट होगा। तो इस तरह हम एनालाइज कर सकते हैं। बहरहाल साइन को इग्नोर किया जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव पी की टर्म अगर मेंशन कर दे तो उसके करस्पॉन्डिंग आंसर देंगे, अदरवाइज हमें आंसर जनरल देना पड़ेगा, और उसके करस्पॉन्डिंग वेवफॉर्म आमतौर पे इसी तरह की सिमेट्रिक वाली वेवफॉर्म होगी। तो दोनों चाहे पॉजिटिव पीक हो चाहे नेगेटिव, दोनों अमूमन सेम ही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पीक टू पीक वैल्यू। अब पीक टू पीक वैल्यू क्या है, इट इज द सम ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वाइल इग्नोरिंग देयर साइंस। तो स्टूडेंट्स अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव पीक को ऐड कर लें वैल्यूज को विदाउट कंसीडरिंग द साइंस, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी रिजल्टेंट दैट विल बी पीक टू पीक वैल्यू। लाइक इस सिमेट्रिक वेवफॉर्म में अगर मैं पीक टू पीक वैल्यू की बात करूं तो पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक दोनों की वैल्यू जो है वो वी नॉट है, तो मेरे पास 2v नॉट आंसर आ जाएगा पीक टू पीक वैल्यू का। इस वेवफॉर्म के अंदर अगर एनालाइज किया जाए तो इसमें पॉजिटिव पीक जो है वो 2v नॉट है, नेगेटिव पीक जो है वो v नॉट है, तो दोनों को जब ऐड करूंगा तो आंसर मेरे पास 3v नॉट आएगा। दिस इज 3v नॉट, दिस इज ऑल्सो 2v नॉट। नेक्स्ट हमारे पास है जी रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू। अब रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू जो है उसका आइडिया क्या था कि अगर नॉर्मली हम इस वाली वेवफॉर्म को एनालाइज करें, लाइक ये मेरे पास वेवफॉर्म है एसी की, ये मेरे पास करंट की पॉजिटिव पीक है, दिस इज द नेगेटिव पीक। तो अगर इस एक साइकिल के दौरान में मैं इस अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू निकालूं, तो एवरेज वैल्यू में मैं पॉजिटिव पीक और नेगेटिव को ऐड करके जब 2 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो है आंसर 0 आएगा। अब इस एवरेज करंट जीरो होने का मतलब क्या है, हमारे पास जो पावर है थ्रू दैट सर्किट, एवरेज पावर जो कंज्यूम वो कर रहा होगा सर्किट, यहाँ पे जब मैं एवरेज करंट की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो मेरे पास इससे क्या हो जाएगा, पावर की वैल्यू भी 0 हो जाएगी मैथमेटिकली। बट प्रैक्टिकली एज वी नो कि जब भी किसी सर्किट में से किसी कंपोनेंट में से करंट पास करेगा तो वो डेफिनेटली जो है कुछ ना कुछ पावर कंज्यूम करेगा। तो दिस वाज द आइडिया कि हम फिर पावर निकालने के लिए एसी सर्किट्स में एवरेज वैल्यू ऑफ करंट यूज नहीं करते, बल्कि हम फिर मूव करते हैं आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है, हम वेवफॉर्म के ऊपर 4 पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं, उन चारों पॉइंट्स के लिए तीनों ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। पहले सारे पॉइंट्स की वैल्यूज का जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है उनका स्क्वायर लेंगे, आफ्टर दैट उनका मीन लेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमारे पास जो फाइनल आरएमएस वैल्यू का एक्सप्रेशन बनेगा दैट इज आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आई नॉट बाई स्क्वायर रूट 2। सिमिलरली हम इसको अगर स्क्वायर रूट 2 को जो है वो हम इसका स्क्वायर रूट लेके और फाइनल लिखें इसका एक्सप्रेशन, तो बनेगा आई आर एम एस इज इक्वल्स टू 0.707 आई नॉट। सिमिलरली वोल्टेज का एक्सप्रेशन भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम एनालाइज करें, चूंकि आई आर एम एस जो है वो 0.707 टाइम्स आई नॉट है, विच मीन्स के आई आर एम एस जो है इट इज इक्वल्स टू अ नंबर दैट इज स्मॉलर देन 1, दिस नंबर इज स्मॉलर देन 1। इस नंबर को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी आई आर एम एस विल बी स्मॉलर देन आई नॉट एंड वी आर एम एस विल बी स्मॉलर देन वी नॉट। और एक और इन्फॉर्मेशन एमसीक्यू वाइज थी कि हमारे पास अगर किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में या किसी एमसीक्यू स्टेटमेंट के अंदर
करंट या वोल्टेज की वैल्यू अगर मेंशन की जाए तो वो वैल्यू जो है वो अंडरस्टूड लेंगे हम के वो दैट वैल्यू इज आरएमएस वैल्यू। अनलेस और अनटिल वो स्टेट ना कर दे, स्टेटमेंट के अंदर मेंशन ना कर दे कि वो वैल्यू पीक वैल्यू है, हम उसको कंसीडर क्या किया करेंगे, वी विल कंसीडर इट टू बी आरएमएस वैल्यू। अब क्विकली देख लेते हैं आरएमएस पीक वैल्यू से रिलेटेड सिंपल एमसीक्यूज। कहते हैं एसी करंट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन, इट विल अचीव अ वैल्यू ऑफ 50 एम्पेयर आफ्टर डैश सेकेंड। अब हमसे पूछा क्या गया है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट जो है वो 50 एम्पेयर किस टाइम इंस्टेंट पे होगी। तो अगर हम ये इसको सॉल्व करना चाहें तो स्टैंडर्ड हमारे पास जो इक्वेशन है दैट स्टैंडर्ड इक्वेशन इज व्हाट, बल्कि जो गिवन इक्वेशन है दैट इज आई इज इक्वल्स टू 100 इंटू साइन 100 पाई टी। यहाँ पे इसकी जगह पे स्टूडेंट्स आप पुट कर दें 50 एम्पेयर इज इक्वल्स टू 100 साइन ऑफ 100 पाई टी। यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर लें, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे 100 और 50 कैंसिल होके 1 और 2 रेशो बन जाएगी। ये वाला 2 दूसरी साइड पे लेकर जाएं तो मेरे पास आएगा साइन ऑफ 100 पाई टी इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ से जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास साइन दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो मेरे पास फाइनल वैल्यू आएगी 100 पाई टी इज इक्वल्स टू π/6। पाई से कैंसिल हो जाएगा, 100 उधर जाके जो है वो 6 के साथ बटे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यूं मेरे पास जो t की वैल्यू आएगी दैट विल बी 1/600। तो मेरे पास जो टाइम इंस्टेंट की वैल्यू है दैट विल बी 1/600। नेक्स्ट मेरे पास एमसीक्यू है, टू एसीज आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज टू इक्वेशंस। एक में है क्या है जी साइन 100 पाई टी है, दूसरे में क्या है साइन 200 पाई टी है। कहता है रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ दीज एसीज। तो स्टूडेंट्स एक में हमारे पास क्या है, ओमेगा 1 T1 जो है उसकी वैल्यू हमें दी गई है 100 पाई टी, और ओमेगा 2 इसको t ही रहने दें, ओमेगा 2 t की वैल्यू जो है वो दैट इज व्हाट, दैट इज 200 पाई इंटू टी। तो स्टूडेंट्स अगर ओमेगा की जगह पे हम फ्रीक्वेंसीज पुट कर दें, इसकी जगह पे हम पुट कर दें 2πf1 और इसकी जगह पे पुट कर दें अगर हम 2πf2 और दोनों की रेशो ले लें तो क्लियरली द रेशो विल बी f1 और f2 की जो रेशो होगी दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2। और जब f1 ओवर f2 की रेशो हमारे पास f1 ओवर f2 की रेशो हमारे पास 1/2 होगी तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, f2 will be equals to 2 times f1। दिस इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास है इन द फॉलोइंग वेव फॉर्म द पीक टू पीक वैल्यू इज। तो स्टूडेंट्स पॉजिटिव पीक क्या है, इट इज 3v0, नेगेटिव पीक जो है वो v0 है। पीक टू पीक वैल्यू लेने के लिए दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 4v0। थैंक यू वेरी मच, दैट इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। फॉर फर्दर प्रैक्टिस प्लीज कंसल्ट स्टेप प्रैक्टिस बुक।